रामगढ़ के रण में एनडीए अब खुलकर उतर आया है। आजसू के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही जीत का दावा किया है। आजसू कैंडिडेट सुनीता चौधरी को बीजेपी का भी सपोर्ट मिला। सुनीता चौधरी शनिवार को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अब तक कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। आजसू उम्मीदवार का ऐलान, पार्टी ने फिर सुनीता चौधरी पर खेला दांव। अब की बार एनडीए की जीत का दावा। रामगढ़ उपचुनाव में सुनीता चौधरी एक बार फिर आजसू की प्रत्याशी बनाई गई है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सुनीता चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। आजसू ने दावा किया है कि बीजेपी की सहमति से कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। शनिवार को सुनीता चौधरी नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। इस दौरान बीजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के मुताबिक रामगढ़ उपचुनाव के पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी होगी। आखिर कौन है सुनीता चौधरी? गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है सुनीता चौधरी। 2019 में विधानसभा चुनाव में आजमा चुकी है भाग्य। 2019 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी को मिले थे 71,000 से ज्यादा वोट। करीब 29,000 वोटों से चुनाव हार गई थी सुनीता चौधरी। उपचुनाव में फिर आजसू ने सुनीता चौधरी पर जताया भरोसा। उपचुनाव में सुनीता चौधरी को बीजेपी का भी मिला है साथ। शनिवार को नामांकन दाखिल करेंगे सुनीता चौधरी। नॉमिनेशन के दौरान आजसू के साथ बीजेपी के नेता भी रहेंगे मौजूद। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी कैंडिडेट रणंजय कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 31,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी और आजसू फिर साथ साथ। ऐसे में आजसू ने उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार असंवैधानिक कार्यों में जुटी है और राज्य की जनता को गुमराह कर रही है। कि सरकार संविधान और संवैधानिक प्रक्रियाओं से हट करके निर्णय ले रही है और झारखंडी जनमानस को, झारखंडी जनमानवों को, झारखंडियों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, जिसका हश्र हो रहा है कि जितने भी विधेयक पारित किए जा रहे हैं वो चुनौतियों के कटघरे में, कानून के कटघरे में आ रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पत्ते खोल दिए, लेकिन यूपीए के उम्मीदवार पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ममता देवी के पति बजरंग महतो और देवर अमित महतो दावेदारी जता रहे हैं। इसे लेकर अमित महतो दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि प्रत्याशी कोई भी हो, जीत महागठबंधन की ही होगी। जी देखिए, हम अपने भावनाओं से सर को अवगत कराए हैं और हमारा भी नाम है पैनल लिस्ट में। हमें उम्मीद है जो भी पार्टी निर्णय लेगी उस पर हम खड़ा उतरेंगे, क्योंकि पार्टी का निर्णय सर्वमान्य है। अगर जो पार्टी कहती है उस पर हम रहेंगे। पार्टी अगर हमें टिकट देखती है तो हम जी तोड़ मेहनत जो कर रहे थे करेंगे, और किन्हीं को भी देती है तो इस पर हम सब समर्थकों के साथ में जो पहले थे अभी भी रहेंगे। रामगढ़ में जो चुनाव हो रहा है कि यूपीए गठबंधन का उम्मीदवार जो भी होगा वो निश्चित जीत की ओर आगे बढ़ेगा और ऐसा संभावना है कि यूपीए गठबंधन इस बार फिर से दोबारा जीत करके आएगी वहां पर। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर 7 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। आखिर में अब वो दिन आ गया कि जब एनडीए एकजुट होकर अपना प्रत्याशी दे चुका है और रामगढ़ उपचुनाव में ताल ठोक रहा है। हालांकि इंतजार है कांग्रेस का कि वो अपना प्रत्याशी किससे बनाते, यानी कि महागठबंधन का प्रत्याशी बनता कौन। हालांकि वो तय है कि कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि ममता देवी कांग्रेस से थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। राजेश, ममता देवी के विधायकी जाने के बाद, ये सीट खाली होने के बाद, जिस तरीके से सुनीता चौधरी शुरू से ही ये लगभग माना जा रहा था कि वो ही होंगी, बस औपचारिकताएं जो है वो बाकी रह गई थी, जैसा कि आपने पहले बताया था। एक मनोवैज्ञानिक के बढ़त तो एनडीए ने बना ही लिया है कम से कम। देखिए, एनडीए की तरफ से ये वेल
प्रिपेयर्ड ये चीजें थी कि कौन प्रत्याशी होगा, इस पर कहीं कोई शक शुबा नहीं था। हाँ, ये अलग बात थी कि इसकी घोषणा आजसू को ही करनी थी, इसलिए आज ये घोषणा हो चुकी है। और आजसू के नेताओं का कहना है कि, और दावा भी है कि जिस प्रकार से राज्य में राजनीतिक माहौल है, यानी राज्य सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा है, उसका फायदा मिलेगा। और जहां तक गठबंधन की बात है कि भाजपा इस बार उसके साथ है, तो इसका भी फायदा मिलेगा। कमोबेशी इन लोगों का दावा है कि इस बार सीट निकल रही है और आजसू की झोली में जा रही है। यानी जो इससे पहले, यानी 2019 से पहले आप देखें तो कई विधानसभा चुनावों में यह सीट चंद्रप्रकाश चौधरी जो आजसू के अभी फिलहाल सांसद हैं, उनके कब्जे में रही है। और उन्हीं की पत्नी है ये सुनीता चौधरी, जिन्हें 2019 में आजसू का प्रत्याशी बनाया गया था। ये अलग बात है कि भाजपा का उसमें गठबंधन नहीं था। अगर दोनों के वोट्स को क्लब कर दिया जाए आज की तारीख में, तो निश्चित रूप से वो सुनीता चौधरी विजयी होती। लेकिन परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और आज उपचुनाव है। एक तो ममता देवी की सदस्यता गई है, ये एक इमोशनल फैक्टर होगा। इसके अलावे आप जो सरकार के कामकाज का जो एक प्रभाव होता है वह भी होगा। तो एक रोचक मुकाबला हो सकता है। और हम देखेंगे कि अभी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होते हैं, यह भी एक्सपेक्टेड है। जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं कि ममता देवी के पति प्रत्याशी हो सकते हैं। तो देखिए, दोनों का जो मुकाबला होगा बड़ा रोचक होगा और बहुत ही एक दूसरे के लिए चुनौती। अगर जैसा कि बता रहे कि सूत्रों से ये जानकारी आ रही है कि ममता देवी के पति जो है वो वहां से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि फिर तो दोनों ही गठबंधन कम से कम, और बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं, परिवारवाद का तो जिक्र कर ही नहीं पाएगी। और आने वाले दिनों में फिर परिवारवाद को लेकर कहेगी क्या बीजेपी? और ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कुछ ऐसा दाव करेगी कि बीजेपी एनडीए बैकफुट पर है, और या किसी तीसरे को जो है वो किसी तीसरे नाम पर चर्चा करके और किसी तटस्थ व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को सत्ता बढ़त बना ले। क्या ऐसी भी संभावना नजर आ रही है? देखिए, राजनीति में कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। और आप ऐसे देश में कई उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो इसका दावा करते हैं, जो परिवारवाद का विरोध करते हैं, वो खुद भी परिवार के अंदर विद इन फैमिली ये सुनिश्चित करते हैं कि बाप अगर राजनीति में है तो बेटा भी राजनीति में आए और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं देश में। खैर, उतना विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां तक इश्यूज की बात है कि इस तरह के जो चुनाव होंगे, चूंकि एक सीट पर उपचुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय मुद्दे जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आज आजसू के जो केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि 3 साल से रामगढ़ में चुनाव जो हुआ था, उसके बाद से वहां पर विकास ठप है। और वहां की जनता चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति यहां का प्रतिनिधित्व करे जो विकास करे और क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करे। तो अब देखना है, थोड़ा इंतजार कर लेना होगा। मुझे लगता है कि कल परसों तक में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी होगा। बाकी ये समझिए कि आमने सामने का मुकाबला होने जा रहा है, एनडीए बनाम यूपीए, और दोनों ही अपने दमखम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, पिछली बार लेकिन अपर हैंड किसका होगा ये थोड़ी देर बाद होगा। से बात है, फिर उसका फायदा इस बार एनडीए को मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये भी आप जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है देवघर में, जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता, आला नेता वहां मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर शनिवार को ही नामांकन करने जा रही ममता देवी, तो ऐसे में मतलब बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी, या फिर पहले से तय हो चुका है कि कुछ लोग आ जाएंगे और बाकी लोग जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे? क्योंकि फिर एनडीए की एकजुटता पर भी सवाल खड़ा होता रहेगा। बीजेपी की तरफ से कुछ लोग तो रहेंगे ही, और जिस प्रकार से वहां पर अमित शाह का कार्यक्रम है, तो वहां पे कार्यक्रम के उपरांत कोई आने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास अमित शाह देवघर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो प्रदेश स्तर के प्रमुख नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, दीपक प्रकाश हैं, ये सब तो नहीं रहेंगे वहां पे। हाँ, कोई महामंत्री हो सकते हैं और कोई विधायक हो सकता है जो यहाँ से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जाना तो है, क्योंकि ये तो दिखाना ही होगा कि हम बीजेपी साथ में है। ये दिखाने के लिए भी तो किसी न किसी को जाना ही होगा, और 2-4-10 लोग और लोकल जो यूनिट के लोग हैं, नेता, जिलाध्यक्ष वगैरह तो रहेंगे ही। लेकिन प्रमुख चेहरों में कुछ एक हो सकता है विधायक
को कहा जाए कि वो जाएं वहाँ उनके साथ रहे, तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आजसू ने कहा है कि कई बीजेपी के नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और ये होगा भी, क्योंकि हमारी बात हुई है। अब ये अलग बात है कि रात में तय हो कि सुबह तय होता है कि कौन रहेंगे नामांकन के, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग ही जाते हैं। इस लोकल यूनिट जो है बीजेपी की, वो उसके लोग तो रहेंगे ही, नेता और कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है वो सब तो रहेंगे ही, और झंडा बैनर के साथ जो भी होगा लोग जाएंगे वहां पर। और इसके अलावे जो पार्टी के कुछ प्रमुख नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, दोनों चीजें ही देखनी है। बीजेपी को यह भी देखना है कि देवघर का जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है वो भी सफल हो जाए और साथ में एनडीए की जो एकजुटता है वो भी नजर आए विरोधियों को। तो कोशिश तो पूरी रहेगी कि दोनों जगह मैनेज करो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार आपको हर जगह मैनेज ही करना होता है। मैनेज आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर एक गलत मैसेज भी चला जाएगा। लेकिन कोशिश तो पूरी होगी कि दोनों ही मौकों पर बीजेपी के नेता मौजूद रहे और दोनों जगह से वो संदेश दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।